गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और एएनएम और जीएनएम के लिए जो अपनी क्लासेस चल रही थी एनाटॉमी की, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और ये क्लास नंबर जो है 3rd रहने वाली है। तो बच्चों, इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और साथ में ही जो है आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई ना कोई वीडियो आएगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और अपने भाई बहनों तक इसको शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चा एएनएम जीएनएम की तैयारी कर रहा है उन तक इस वीडियो को पहुंचा देना। चलिए, और आप सभी का तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी का उसमें अहम रोल है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस मानव शरीर के 20 क्वेश्चन कर चुके थे अपन। हाइपोथैलेमस जो है वो मानव शरीर के किस तंत्र में पाया जाता है? हाइपोथैलेमस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी करता है, तो ये भी याद रखना कि हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रण का काम भी करता है। ठीक है, तो इस किस में पाया जाता है? ये पहला ऑप्शन है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हाइपोथैलेमस किसका भाग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सभी को कमेंट में अपना अपना राइट आंसर पुट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो इस आगे लेवल बढ़ता जाएगा, डोंट वरी, बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे अपन, डोंट वरी। इसलिए आप रिप्लाई करते जाएं और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताया करो कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, कितने में से। ठीक है, अभी क्लासेस छोटी करवा रहा हूँ, बट टाइम टू टाइम जैसे थोड़ा सेटअप बन जाएगा अच्छा अपना, ठीक है, तो इसका टाइम भी इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और इसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर दी जाएगी, डोंट वरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर है। तंत्रिका जो तंत्र है वो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, और हाइपोथैलेमस जो याद रखना जो है ताप नियंत्रण का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलोन नामक संरचना मानव शरीर के किस कोलोन यस कोलोन नामक जो संरचना है वो मानव शरीर के किस भाग में मिलती है? बताइए ज़रा। कोलोन कोलोन नामक संरचना मानव शरीर के किस अंग तंत्र में पाई जाती है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या नर जनन तंत्र? क्या होती है कोलोन? बताइए ज़रा। कोलोन जो होता है क्या होता है? ये जो होता है कोलोन, इसको जो बिग इंटेस्टाइन होती है, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का एक भाग होता है। ठीक है बच्चों, बड़ी आंत का एक भाग होता है। तो आंत किस में पाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है। तो याद रखिए, आंत दो प्रकार की होती है, इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है। पहली होती है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। ठीक है, याद रखना छोटी और बड़ी दो आंतें होती हैं। और छोटी आंत जो होती है मैं आपको बताऊं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पाया जाता है। ठीक है, डेडुनम, जुजुनम, इलियम पाया जाता है, याद रखना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। अब बात करें अपन लार्ज इंटेस्टाइन की बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाता है? पहली चीज़ तो एक याद रखना आप कि इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में जो है दोस्तों वो 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिक्किम, दूसरा होता है कोलोन, तीसरा होता है रेक्टम। तो याद रखना। और एक बात और बता देता हूँ, कोलोन जो होते हैं वो उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, एक होता है सिग्मोइड कोलोन, या बोल सकते हैं उसको अपन डिसेंडिंग कोलोन भी बोल सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। तो कोलोन जो होता है वो किसका पार्ट है? वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसलिए वो किसके अंदर आता है?
पाचन तंत्र के अंदर आता है। किस में आता है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ट्रेकिया के बारे में सत्य कथन है। ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया जिसे अपन विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या सही है? तो आपको पता ही चल गया होगा कि ट्रेकिया जो होती है वो श्वास नली होती है, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, विंड पाइप भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, विंड पाइप भी कहते हैं। इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। किसको? लैरिंग्स को। लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसे हृदय का पेस मेकर नहीं, इसको हृदय का पेस मेकर नहीं कहते। हृदय का पेस मेकर जो होता है वो एस ए नोड होता है। क्या होता है? एस ए नोड होता है, वो हृदय का पेस मेकर होता है, एस ए नोड। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो है ये कहना चाहता है, यह इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। नहीं जी, इंसुलिन का जो स्रावण होती है वो बीटा सेल करती है, जो पेनक्रियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? इसे कहते हैं विंड पाइप। ये एक पाइप होती है, एक ट्रेकिया होता है जो श्वास नली का काम करता है। नेक्स्ट, निम्न में से अग्नाशय के बारे में सत्य कथन क्या है? जस्ट अभी बताया है आपको। आपको विंड पाइप तो ट्रेकिया को कहते हैं, वॉइस बॉक्स लैरिक्स को कहते हैं, हृदय का पेस मेकर ऐसे नोड को कहते हैं। तो ऑप्शन बच गया इंसुलिन का। इंसुलिन का जो स्रावण है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कहाँ से होता है? पेनक्रियाज से होता है। और पेनक्रियाज से भी कहाँ से होता है? बीटा सेल से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली इंटरकोस्टल पेशियाँ, बिल्कुल, निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली इंटरकोस्टल पेशियों का कार्य क्या है? क्या काम करती है? इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो क्या काम करती है? पहला ऑप्शन है ये श्वसन रेस्पिरेशन में सहायक है। ये धूल मिट्टी के कणों को श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है। यह व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करती है। इसे निकलने वाले श्रवण नर द्वारा उत्सर्जित वीर्य का कुछ भाग बनाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं उनका काम क्या है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन अपन काट लेते हैं, ये धूल मिट्टी के कणों को श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है। तो इंटरकोस्टल मसल का ये काम नहीं होता है। आपको पता है ना, अपने नाक के अंदर कुछ बाल होते हैं, ठीक है, और ये जो बाल होता है ना, नाक के अंदर जो बाल होते हैं, ये काम करते हैं धूल मिट्टी के कणों को श्वसन मार्ग में जाने से रोकने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, यह व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाने का प्रदान कर बिल्कुल भी नहीं करती। इंटरकोस्टल मसल होती ही नहीं है आहार नाल के अंदर, तो ये काम बिल्कुल नहीं करती। नेक्स्ट, इसे निकलने वाले स्रवण द्वारा नर द्वारा उत्सर्जित वीर्य का कुछ नहीं जी, ये काम बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके द्वारा सीमेन नहीं बनाया जाता, तो ये काम नहीं किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा ये इंटरकोस्टल मसल जो होती है ये श्वसन में सहायक होती है। बिल्कुल, ये श्वसन के अंदर सहायक होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन ए दिया है उनका बहुत बहुत बधाइयाँ हो। एक चीज़ और बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बार और निवेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हमारी 10,000 की फैमिली हो चुकी है। आपकी आपका जो इसमें सहयोग रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और हमारी मेहनत है और आपका सहयोग है, ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपके लिए मोटिवेट होकर के और अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूँ इस पर लगा लीजिए आप, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आएगा। मानव शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी बोले एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है पीयूष ग्लैंड, तीसरा है सेब्रियम और यकृत बोले तो लीवर। बताइए
सबसे पहले बात, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती है? पहले तो बी तो नहीं आती, डी भी नहीं आती, एंडोक्राइन में नहीं आती है। थायराइड और पीयूष आती है दोनों। इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना ऑप्शन ए जो हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। उन्होंने एंडोक्राइन ना बोलकर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? तो राइट आंसर दीजिए जल्दी सी, कौन सी होती है? कैसे जल्दी राइट आंसर दीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी स्टार मार्क कर लेना आप, ऊपर वाले में से और इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको डिफरेंस देखना है। ये तो है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें था एंड मानव शरीर में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी। इसमें एंडोक्राइन नाम नहीं दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लीवर, यकृत जिसे कहते हैं लीवर। लीवर जो होती है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मानव शरीर के अंदर। और एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। तो ये क्वेश्चन छप जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करें बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। यस, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बच्चों कि अंडे एवं शुक्राणु का जो मिलन है, बिल्कुल जहाँ पर अंडे का और शुक्राणु का जो मिलन होता है, निषेचन की प्रक्रिया जिसे एग एंड स्पर्म बोलते हैं। एग और स्पर्म का जो क्या होता है, मिलन होता है, जहाँ मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। मानव शरीर के लिए किस अंग में संपन्न होती है? ये प्रोसेस कहाँ पर जो है कंप्लीट होती है? तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा यूट्रस, गर्भाशय। दूसरा है फैलोपियन नलिकाएं, बोले तो फैलोपियन ट्यूब। तीसरा मेडुला ओब्लागेटा, और चौथा है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर है बच्चों कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो ओवम होता है, ओवम अंडा जिसे कहते हैं ओवम, ये कितने दिनों तक जीवित रह सकता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर? ये जो है, याद रखना 12 से 24 घंटे तक ही वहाँ पे रहता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी के माध्यम से बता देता हूँ। क्या कि ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर, यहाँ से अंडा आएगा। अब मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में बात करें अपन किसकी, अंडे की, तो अंडा और शुक्राणु कहाँ से आएगा? शुक्राणु आपको पता है वेजाइना के थ्रू, यहाँ से आने वाला सर्विक्स वेजाइना के थ्रू। तो याद रखना कि शुक्राणु जो है वो तो है मेल, आदमी, और अंडा जो है वो फीमेल, मतलब महिला है। तो याद रखना ये अंडा यहाँ आएगा, और आपको पता होगा, जस्ट ए फन, आपको पता होगा कि महिला या फिर जो फीमेल है वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करती किसी का, ठीक है भाई। इसको बोलेगा भाई तुझे आना हो तो जल्दी आना, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अंडा। तो अंडा कितने दिनों तक यहाँ पर रुकता है? तो मैं बता देता हूँ, 12 से 24 घंटे तक ही वेट करता है अंडा। अगर 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो है शुक्राणु आ जाता है, स्पर्म आ जाता है, तो यहाँ पर ये फर्टिलाइज कर लेंगे। अगर नहीं आ पाता तो अंडा जो है, एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसा आपको पता है कि ये एग जो है ये कब आता है? ये 14वें दिन आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पे, 14वें दिन पर आता है, ठीक है। जैसे ही अंडा यहाँ पहुँचा, अगर 12 से 24 घंटे तक अगर शुक्राणु नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सर, ये शुक्राणु अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा जस्ट उल्टा हो जाए कि शुक्राणु पहले आ गया, यहाँ पर बैठा है शुक्राणु, और अंडा 14वें दिन आने वाला है, शुक्राणु 12वें दिन ही आ गया यहाँ पर, और अंडा 14वें दिन आने वाला है। जैसे ही अंडा आता है ये इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये तो ये तो मेल है, ये तो लड़का है, तो इंतज़ार करेगा लड़की का, क्योंकि ये बैठा रहेगा यहाँ पर हमारे 48 से
72 घंटे तक यहाँ पर जो इसका लाइफ स्पान होता है। 48 से 72 घंटे तक अगर अंडा नहीं आता है तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इतना इंतज़ार ये भी नहीं करता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप में याद रखना कि जो फीमेल है वो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करती, इसलिए 12 से 24 घंटे उसका लाइफ स्पान है, और मेल है वो इंतज़ार कर सकता है, इसलिए उसका 48 से 72 घंटे लाइफ स्पान है। मेरा समझाने का मतलब यही था कि इस क्वेश्चन बनता है कि ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेना आप, मैंने आपको बता दिया है 12 से 24 घंटे ओवम का होता है, और स्पर्म का होता है यहाँ पर 24 से 48 घंटे। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, अभी बता दिया है मैंने कि फेलोपियन नलिका के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेडुला ऑब्लिगेटा में क्या रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, पता है आप सभी को। यूट्रस गर्भाशय को कहते हैं। गर्भाशय जो होता है उसके 3 लेयर होती है। ठीक है बच्चों, बाहर की जो लेयर होती है वो आउटर कवरिंग बोलते हैं उसको, बाहरी परत होती है। ठीक है, बीच में होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडो मतलब अंदर की परत, और मायोमेट्रियम मतलब मध्यम की परत, बीच की परत। ठीक है बच्चों, तो मायोमेट्रियम जो होती है वो मोटी होती है, याद रखना। और जो गर्भाशय जो यूट्रस है उसमें संकुचन होता है, वो मायोमेट्रियम का ही काम है संकुचन करवाने का। ठीक है, ये चीज़ भी याद याद रखना आप। और इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी जिसे बोलते हैं, रक्त स्राव जो होता है ना उसको, तो याद रखना एक चीज़ कि उस टाइम जो है वो एंडोमेट्रियम टूटती है। मायोमेट्रियम और मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम नहीं टूटती, एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूटती है उस टाइम। ठीक है बच्चों, ये गर्भाशय है। और नॉर्मल जो होता है गर्भाशय का जो वेट होता है, नॉर्मली जो वेट होता है इसका वो 60 ग्राम होता है। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, प्रेगनेंसी में है, तो उस टाइम जो गर्भाशय का जो वेट है, वज़न है, वो कितना हो जाता है, वो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, और इसमें दोनों भाग जो होते हैं, पहला भाग होता है एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं, बोले तो आगे एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे कहते हैं, आगे की पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पीछे की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दोनों में से हार्मोन्स निकलते हैं, तो मैंने सारे बता रखे हैं पिछली क्लास में। जो फेलोपियन सॉरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो थी, पश्च पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर बाई मिस्टेकली एक हार्मोन जो है गलत बता दिया गया था, उसको आप जो है ठीक कर लेना। ऑक्सीटोसिन उसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो उससे निकलते हैं। और बाकी बच गए जो जीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, और पीटीएच हार्मोन, और सारे ऑक्सीटोसिन सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे किससे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात निर्मित युग्मनज का आरोपण मानव शरीर के किस अंग में होता है। बस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया है मैंने आपको। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वहाँ पर युग्मनज बनता है, जाइगोट जिसे कहते हैं, जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट का इम्प्लांटेशन, आरोपण मानव शरीर के किस अंग में होता है, तो आपको पता है यूट्रस के अंदर होता है। फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो निषेचन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। मेडुला ऑब्लिगेटा से कोई रिलेशन है ही नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई रिलेशन नहीं है, दोनों नर्वस सिस्टम की पार्ट है। और गर्भाशय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रस के अंदर। और 7वें दिन याद रखना आप कि निषेचन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। किस कौन से दिन होता है बच्चों, 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। आरोपण कब होता है मानव शरीर में युग्मनज का, 7वें दिन होता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग में अंतर्गृहित भोजन का कुछ समय के लिए स्टोरेज रहता है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर के कौन से अंग में अंतर्ग्रहित भोजन, जो अपन ने भोजन लिया है उसका स्टोरेज रहता है। पहली बात तो फेफड़ों में तो सांस का काम होता है, श्वसन का तो फेफड़े तो होगा ही नहीं।
ठीक है। टेस्टिस, टेस्टिस शुक्राणु बनाने का काम करते हैं, स्पर्म बनाने का काम करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब रही बात स्टमक और किडनी की, तो किडनी जो होती है वो यूरिन बनाने का काम करती है, यूरिन बनाने का काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा बच्चा? स्टमक बचा है, स्टमक। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भोजन तो पेट में ही जाएगा ना, किडनी में थोड़ी जाएगा, ये बात याद रखना। किडनी वर्क होता है। अब मेरे हिसाब से जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो जो बच्चे जिनका नॉलेज अपग्रेड है, बीएससी नर्सिंग पास आउट है, जीएनएम पास आउट है, उनके लिए बहुत ही ये लल्लू से क्वेश्चन होंगे। बट जो एनम बहनें हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, धीरे धीरे इसका जो है लेवल बढ़ता जाएगा। जीएनएम वाले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा होगा इसमें। और सभी ने बोला था सर हिंदी में कराओ, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रहा हूँ, आपको इंग्लिश में बता भी रहा हूँ इसका मतलब, और हिंदी में भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आई होप आप सभी को ये क्लासें पसंद आ रही होगी। अब शायद आप ये नहीं कह सकते कि सर आप हिंदी में नहीं करवाते हमारे को, तो मैंने आपके लिए स्पेशल डिमांड पर आप सभी के लिए मैं हिंदी में ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर 10-15 मिनट मुझे देते हैं आप एएनएम और जीएनएम के कैंडिडेट, तो आपका भला होगा। और मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दूँगा, पूरा सिलेबस करवाऊँगा। पूरा सिलेबस तभी हो पाएगा जब आप सपोर्ट करोगे, आप साथ दोगे, तभी पूरा सिलेबस हो पाएगा बच्चों। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। और एएनएम और जीएनएम भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे हिंदी में टेस्ट सीरीज चाहिए तो अभी थोड़े दिनों बाद अपन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। तो आप जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है हिंदी वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे। क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, एक साथ नहीं होगा। तो जिनको हिंदी वाली ज्वाइन करनी है वो कमेंट कर देना कि सर हमें हिंदी में ज्वाइन करना है, और जिनको इंग्लिश वाली ज्वाइन करनी है वो कमेंट कर देना कि सर हमें इंग्लिश में ज्वाइन करनी है। तो मुझे बता देना। ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। रोज़ाना 8 बजे क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। और आप सभी का तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। 10,000 की अपनी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है, और आपका ऐसा ही प्यार बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा एएनएम बहनों को यहाँ पर ज़रूर जोड़ें, क्योंकि उनको बहुत बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हिंदी में उनको हाँ और डेली क्लास हम करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।